हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री फॉर DFCCIL एग्जाम, जो बुक आपको हम दिखाए थे जनरल साइंस से, उसी बुक से हम आपको फिजिक्स का एक चैप्टर करा दिए हैं। अब हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि केमिस्ट्री आपको 6 से 7 मार्क्स दिखेगा आपको एग्जाम में, और 6 से 7 क्वेश्चन भी आएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन के लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो भला 6-7 मार्क्स है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में आपको टू द पॉइंट बात करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी के, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मतलब पहला टॉपिक, पहले तो इसका जो आज का चैप्टर है पहला, वो इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए आपका पहला टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी को मैं नीचे लिख लिया हूँ थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ जो आपका पहला टॉपिक है ये मैटर है। ठीक है, जो इसमें जो खास इंपॉर्टेंट होगा ना, हम सिर्फ उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमको पता है, कुछ चीज़ें आपको आता है, वो चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि मैटर क्या होता है। मैटर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, सब क्या है, तो मैटर है। लेकिन हमें वो बात याद नहीं रखना, हमें ये रखना है कि मैटर अभी 5 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें से एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों तो आप खूब अच्छे से जान रहे होइएगा, आपको पता भी होगा। ये कैसा है, तो कॉमन है, ये हर जगह अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें से 2 अनकॉमन है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि प्लाज्मा और बॉस इंस्टेंटाइन, मतलब बॉस इंस्टेंटाइन कंडेंसेशन। ये जो है, ये चीज़ें आपका हर जगह अवेलेबल नहीं है, मतलब ये अनकॉमन चीज़ें हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप हर जगह देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें अनकॉमन है। तो ये कहाँ पे मिलता है, तो देखिए प्लाज्मा जो है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मिलता है। कहाँ मिलता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं अर्थ पे देखूँ ये कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे कि आप बल्ब जो देखते हैं जलते रहता है, जो भी मतलब 100 वाट वाला, चाहे कोई भी बल्ब जो देखते रहते हैं, उसका फिलामेंट के अंदर जो फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपको इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये ऑब्टेंड किया जाता है। यहीं पर अगर आप बॉस आइंस्टाइन का अगर इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये होता है बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर, यानी कि वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे इन चीज़ों को ऑब्टेंड किया जाता है। तो आप समझ गए दोनों चीज़ में अंतर, कि प्लाज्मा बोले तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, और BE बोले, इसको डायरेक्ट कहीं कहीं ऐसे BEC ऐसे लिखा रहता है, BEC ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको हम किस पे ऑब्टेंड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर पर इसको हम ऑब्टेंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सॉलिड के बारे में आपको क्या बताना है, पता ही होगा आपको। चलिए जो चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉलिड पता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीज़ें में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं और कुछ नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ से चलता हूँ डायरेक्ट। देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या, कि जैसे कि आपके सपोज कीजिए कि आपका ये केतली है। ठीक है, आप नीचे से क्या किए कि आप यहाँ से मतलब थोड़ा सा आग जलाएं। ठीक है, आपका गैस है यहाँ से आप आग जलाएं, तो इसके अंदर जो पानी है क्या है, H2O। तो ये कब उबलना शुरू होता है, जब मान लीजिए कि इन्वायरमेंट का भी तो प्रेशर है ना, यानी कि ATM प्रेशर है इन्वायरमेंट में। तो जब इसके अंदर जो प्रेशर है, ये पानी का आप गर्म करना शुरू किए, तो उस टेम्परेचर पे ये उबलना शुरू करेगा। जब इसके अंदर का प्रेशर इसके प्रेशर से, ATM प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपको कहने का मतलब कि यहाँ अगर प्रेशर मैं देखूँ वाटर का, H2O का जो आपके केतली में, ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए किससे, तो PATM से, तब ये क्या होगा, भाप बन के बाहर उड़ने लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, समझिए क्या लिखा गया, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या तो उसके बराबर हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा उबलना, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर बन के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये केतली के अंदर पानी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, थोड़ा अगर नमक मिला देते हैं, तब अगर आप यहाँ पे अगर आग लगाते हैं, यहाँ पे अगर मतलब ला देते हैं, तो क्या होता है कि अब इसको उबलने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा इसका टेम्परेचर भी होता है, तब उबलता है। क्योंकि आपको पता है आप इसमें नमक डालें, इसका मतलब क्या करते हैं, आप इम्प्यूरिटी बढ़ा दी। इसीलिए जब हम दाल पकाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसमें पहले थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। और बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाएगा इसका, तो क्या होगा, उसके अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दाल हमारा जल्दी सीज जाएगा। समझ गए बात, यही कंसेप्ट होता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड, इसको आप VVI लगा लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न। एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड हेंस फूड कुक
टेक मोर टाइम। जैसे कि आप कभी अगर गए होइएगा पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ साइड में, बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा पहाड़ पे अगर गए होइएगा कभी, अगर नहीं गए हैं तो कभी ना कभी घूम ही लीजिएगा जब आपका जॉब लग जाएगा तो, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि आप घूमने के लिए गए हुए तो वहाँ पे देखते हैं केतली में जब पानी डालते हैं, कुछ पकाना शुरू करते हैं तो यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों काफ़ी टाइम लगता है? क्योंकि जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना क्या डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसके मतलब जब एटीएम प्रेशर पी जो एटीएम था ये डिक्रीज हो गया इन्वायरमेंट का, तो इसके मतलब क्या है, हमारे केतली का पानी का टेम्परेचर कम ही, जितना जो हम ग्राउंड पे करते थे अपना घर पे, उससे कम ही टेम्परेचर पे इसके अंदर प्रेशर हुआ, इस एटीएम प्रेशर के बराबर हो गया। इसके मतलब कम ही टेम्परेचर पर ये उबलने लगा। जब कम टेम्परेचर पर उबलने लगा है तो ये चीज़ें जो अंदर में आप चावल डाले हुए हैं ये सीझने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर अभी कम ही है और ये उबलना शुरू कर दिया है, इसीलिए। समझ गए? तो यही लिखा है कि हाई अल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है और वहाँ पर खाना पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है आपका कि एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है तत्व। तत्व और हिंदी वाले जो भाई साहब है वो समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप सपोज कीजिए कि आप DFCCIL के अंदर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इतना छोटा छोटा टर्म जो साइंस में, ये तो आपको इंग्लिश आना भी चाहिए ना, क्योंकि आप एक ऑफिसर का पोस्ट लेने के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ हिंदी से कैसे काम चलेगा? कम से कम थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, जितना कि मैं तोड़ के तो ऐसे बता ही देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देखिए यहाँ एलिमेंट की बात कर रहा है, तत्व, यानी कि एलिमेंट आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। इस बात को आपको लाइन को याद रखना है, ओनली वन काइंड मतलब एक ही टाइप के समान होगा जब एटम होगा तब, मतलब सॉरी एलिमेंट होगा तब, उसमें एक ही टाइप का होगा। जैसे डायमंड है तो डायमंड ही रहेगा, सल्फर है तो सल्फर। देखिए यहाँ एसेट लिखा हुआ है लेकिन इसमें सबके सब 8 जो है एलिमेंट एटम जो है कैसा सल्फर का ही। जैसे ओजोन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए O2 है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन O3 हो गया तो ओजोन हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन का ही 3 गो एलिमेंट है ना, तो इसी तरह से ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम से मिल करके ये एलिमेंट बनता है। समझ गया? और देयर आर कितना, तो अभी जो है जो मतलब अभी प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 118 एटम है। एटम बोलिए एलिमेंट बोलिए, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या है 92 कैसा है, तो ये नेचुरल है, और 23 कितना है, तो ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड के द्वारा बनाया गया, मतलब साइंटिस्टों के द्वारा इन चीज़ों का इन्वेंशन किया गया। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें है कि कंपाउंड। देखिए कंपाउंड का मतलब आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज़ फिक्स रहना चाहिए, क्या, कि इसमें जो भी रेशियो जो हम मिलाएंगे ना वो फिक्स रेशियो में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? फिक्स रेशियो में। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH3 ले लिए, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन क्या लिए 1 यूनिट, और इसमें हाइड्रोजन कितना लिए 3। तो हम फिक्स अमाउंट में जब बनाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हम 1:3 में किसी चीज़ को मिला दिए तो एक ऐसा हो गया कंपाउंड हो गया। लेकिन बहुत लोग का कन्फ्यूजन कहाँ पे रहता है, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो वहाँ देखता था कि मिक्सचर और कंपाउंड में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते थे। तो हम आपको मिक्सचर अभी आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए यहीं पे ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। कंपाउंड में हम चीज़ें रेशियो में लेते हैं, फिक्स रेशियो में। हमें पता होता है कि इसमें कितना, अगर मान लीजिए कि हम 1 kg चावल 1 kg दाल डालें और 2 kg चावल और इसको इकट्ठा मिला दिए, तो हमें क्या पता चला, दोनों मिलकर 3 kg है, लेकिन इसमें दाल 1 kg और चावल 2 kg, ये हमें पता है। लेकिन हम क्या किया, मतलब अचानक थोड़ा सा उठा लिए, मतलब मुट्ठी से उठा लिए, 4 मुट्ठी दाल मिला दिए और 8 मुट्ठी चावल मिला दिए। हमें आप पता थोड़ी इसमें कितना क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं पता है, वो वेरी कर सकता है, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। जैसे कि आप देखते हुए कि ग्वाला जो होता है गांव में दूध में पानी मिलाता है तो उसका कोई कंपाउंड नहीं होता है, वो मिक्सचर कर देता है, वो डायरेक्ट उठाया कल से डाला और मिला दिया, तो उसको हम मिक्सचर में कंसीडर करते हैं। समझ गए? अब इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ये पहली बात कि फिक्स रेशियो में रहता है, आपको समझ में आ गया। कैन नॉट बी सेपरेट बाई कैसा, फिजिकल हम सेपरेट इसको नहीं कर सकते। जैसे कि जो चीज़ें मिला दिए, जैसे कि बहुत ऐसे, मतलब अगर आप साइंटिफिक लेवल पे देखिएगा तो इन चीज़ों को अगर मिला दीजिएगा तो आप इसको हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कभी केमिस्ट्री के लैब में आप किए होइएगा, मतलब जैसे कि लेबोरेटरी में यूज किए होइएगा, तो देखिएगा जिस चीज़ को आप मिला देते हैं तो किसको क्या आप उसको हाथ से निकाल सकते कि नहीं। लेकिन उसको जब आप मिलाते हैं तो आपको टीचर क्या बोलते रहते हैं, इसमें से 10 ग्राम लेना है, इसमें से 5 ग्राम लेना है, मतलब उसका रेशियो क्या करते रहते हो, फिक्स करते रहते हैं। तभी हम उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब निकाल सकते हैं। समझ गए ना बात? तो वही बात यहाँ पे लिखा गया। देखिए जो कंपाउंड होता है उसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है कि हम जो चीज़ें मिलाए हैं, 2 चीज़, ये दोनों चीज़ का हमें जो क्या था मेल्टिंग पॉइंट पता था। अभी दोनों चीज़ को हम मिक्सचर करने के बाद हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल लेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसा होता है, तो होमोजीनियस सबस्टेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम आपसे थोड़ा मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर कैसा होता है कि हम रैंडम अगर किसी चीज़ को मिला देते हैं तो मिक्सचर होता है किसी रेशियो में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनी रेशियो, हमें कोई रेशियो पता नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, नॉट फिक्स, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये सब फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं भाई हम कौन सब्सटेंस कितना मिलाए हैं, तो हम कैसे निकालें, कौन फार्मूला यूज करें, नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर डज नॉट हैव डिफिनिट फार्मूला, इसका कोई फार्मूला भी नहीं है क्योंकि हमको पता ही नहीं किस रेशियो में मिलाए हैं, तो फार्मूला कहाँ से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर दो प्रकार के होता है। कौन कौन? तो एक तो होमोजीनियस होता है और एक किसका, तो हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, आप सामान को इस तरह से मिला दिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ कौन चला गया, समझ गए। हेट्रोजीनियस वो हो गया कि जैसे कि आप इस तरह से मिला दिए कि आपको पता चल रहा है यार यहाँ ये है और यहाँ ये है। जैसे कि आप देखिए होइएगा, जैसे कि आप कभी सत्तू पिए होइएगा दुकान में ना, तो जब देखिएगा दुकानदार जल्दी जल्दी में सत्तू बना के देगा ना, तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि सत्तू का गोला छोटा छोटा बच जाता है, ऐसे देखिएगा छोटा छोटा बच गया रहता है, तो एक ऐसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम ये बोले कि पानी के अंदर आप चीनी को अच्छे से और नींबू को डाल दीजिए, एकदम अच्छे से घुलने दीजिए, तो एकदम अच्छे से घुलेगा, आप पी रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेस्टी लग रहा है। तो क्या आपको यहाँ पता चल रहा है कि चीनी किधर है और पानी किधर है, नहीं पता चल रहा है ना, तो यही होता है क्या, होमोजीनियस। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। देखिए आपको इसका एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, क्या तो होमोजीनियस का एयर, आप एयर में आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है नाइट्रोजन किधर है, हाइड्रोजन किधर है, नहीं ना, तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। यही साल्ट सॉल्यूशन हो गया, मतलब जैसे कि साल्ट को पानी के साथ मिला देते वो भी हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब हो गया कैसा, तो होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप देखे हुए कभी भी आपके अगर मान लीजिए कि पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दी तो वो छताने लगता है, वो हेट्रोजीनियस है, वो अलग ही रहता है, ये अलग रहता है। ये छताने क्यों लगता है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी बहुत कम होता है, उसके कंपेयर में वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसको ऊपर ही छतलाने देता है, मतलब ये फ्लोट करता रहता है। उसके बाद क्या हो गया कि सैंड वाटर, आप देखिए जब जो ओरिजिनल सैंड जो होता है उसको अगर पानी के अंदर डालिएगा तो वो क्या होगा, पानी को मतलब बिल्कुल अलग रहेगा पानी और सैंड अलग रहेगा, आपको दिखेगा, आप हाथ से निकाल सकते भी हैं, ठीक है। तो लेकिन उसी में अगर मिट्टी ज़्यादा मिला हुआ है तो वो क्या होता है, उसमें घुल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा बहुत बात है लेकिन जो मैं कहता हूँ उसको आप ध्यान रखिए क्योंकि टू द पॉइंट मैं बात करूँगा आपसे। एटॉमिक, मोलिकुलर और इक्विवेलेंट, इस तीनों मास के बारे में हम बात करेंगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है, हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, आपको इतना बात ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास हम निकालते हैं किसके बेसिस पे, तो कार्बन 12 के बेसिस पे निकालते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि हम किसके बेसिस पे एटॉमिक मास निकालते हैं, तो कार्बन 12 के बेसिस पे निकालते हैं। और किसी चीज़ का एटॉमिक मास कितना होता है तो ये हमें पीरियोडिक टेबल से एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक मास कितना होता है तो 23 होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे देखिए मोलर मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोलर मास क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आपको मोल्स दिया हुआ है, सपोज कि यहाँ पे दिया है क्या, अमोनिया, अमोनिया दिया है आपको, NH3 दिया हुआ है, तो अमोनिया, तो इसमें एक आप देख रहे हैं क्या, अमोनिया एक है और हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया के लिए मतलब यहाँ पे हम नाइट्रोजन का मास देख लेंगे तो नाइट्रोजन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका मोलर मास जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है कितना होता है 14 होता है, और प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 1 गुने में कितना 3, तो कितना आ गया 17 आ गया। तो इस कंपाउंड के लिए हमें क्या मिल गया कि मोलर मास हमें मिल गया कितना 17। तो मोलर मास हम इसी तरह से निकालते हैं, हम किसी भी क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होगा तो हम पहले कार्बन का देख लेंगे कितना होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का देख लेंगे कितना होता है, उसमें 2 से गुना कर देंगे। जैसे कार्बन का 6 होता है एटॉमिक कितना, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 12, प्लस में कितना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16, 16 गुने में कितना 2, क्योंकि ये 2 एटम है। चलिए तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 12 कितना, तो 44। तो ये हो गया कि इसका क्या होगा, इसका इस कंपाउंड का एटॉमिक मास या मोलर मास हो गया। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बात कर रहा है इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये होता है कि मोलर मास या एटॉमिक मास, हम यही दोनों चीज़ आपको बताते हैं ना कि मोलर मास बोल दीजिए या एटॉमिक मास बोल दीजिए, बात बराबर है। बटे में क्या, तो वाइलेंसी। अब यहाँ पे मैं कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं किसमें, तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन और किसमें, तो वाइलेंसी में, वाइलेंसी। अगर आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर मेरा क्लियर था। अगर नहीं क्लियर है तो आप 2 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको सब समझा देंगे यहीं। देखिए हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास पेज कम है। देखिए वाइलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा के हम क्या लिख लिए, वाइलेंसी। समझ गए बात। देखिए अब होता क्या, सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। आगे क्या ले लें, मैग्नीशियम ले लेते हैं 12 और एल्युमिनियम ले लेते 13, सिलिकॉन ले लेते 14 और फास्फोरस ले लेते 15, ठीक है। इसको आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इसका कितना, तो 12
और इसका कितना 13, इसका 14, इसका 15। आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसको अगर हम सेल के फॉर्म में अगर लिखेंगे, जैसे कि आप ऐसा पढ़े होइएगा कि जैसे कि सेल KLMN सेल होता है ना, तो उसी तरह से जब हम इसको सेल के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 2, 8 और 1 लिखेंगे। इसी तरह से ना लिखेंगे, क्योंकि इसको सेल को हमको फुलफिल करना है, तो इसका कैसे 2, 8, 8, 18 इसी तरह से लिखते हैं। चलिए ये KLM ऐसे सेल में आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से जब हम M12 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, 8 और 2 लिखेंगे। इसी तरह से अगर 13 को लिखेंगे तो कितना 2, 8, 3 लिखेंगे। इसी तरह से 14 को लिखेंगे तो 2, 8 कितना 4 लिखेंगे। 15 को लिखेंगे तो 2, 8 और 5 लिखेंगे। ये सब काम का चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे आपसे पूछे कि वाइलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन क्या होता है, आप लिख लीजिए अपने किताब में कि जो आउटर मोस्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट कक्षा में इसका कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ध्यान देखिए, हम वाइलेंसी की बात कर रहे हैं। वाइलेंसी क्या होता है कि इसका डिफिनीशन, जैसे इसका हम डिफिनीशन क्या बताए वाइलेंस इलेक्ट्रॉन का, कि आउटर मोस्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। और वाइलेंसी का मतलब होता है कि शेयरिंग कैपेसिटी, मतलब एक्सेप्ट और कितना एक्सेप्ट करे या उसको क्या करे डोनेट करे, मतलब शेयरिंग या डोनेटिंग कैपेसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वही क्या होता है तो वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। समझिए, तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग यहाँ पे या डोनेटिंग, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट या डोनेट, तो यहाँ पे क्या हो गया डोनर या एक्सेप्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए सोडियम के लिए एक ही होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, एक को क्या करेगा डोनेट करके अपना स्टेबल हो जाएगा, ये क्या करेगा 2 को डोनेट करके अपना स्टेबल हो जाएगा, 3 को ये क्या करेगा डोनेट करके अपना स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि स्टेबल होने के लिए हमें लास्ट कक्षा में कितना चाहिए होता है 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये किसी से मांगेगा तो इसको 7 को मांगना होगा, तो कहेगा 7 को मांगेगा, 1 को डोनेट ही कर देते। यहाँ पे देखिए इसको 5 को मांगना पड़ेगा, तो ये 2 को डोनेट ही कर देगा, 5 को नहीं देगा, इसको कोई 6 को नहीं देगा, ठीक है, तो ये डोनेट कर देगा 2 को। यहाँ पे देखिए इसके बाद अब कितना है 3 है, तो ये भी डोनेट करेगा क्योंकि इसको 5 को मांगना पड़ेगा। यहाँ पे अब कितना बच गया था 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका केस बराबर हो जाएगा, या तो ले लेगा किसी से तभी 4 को लेना पड़ेगा, दे देगा तभी 4 को देना पड़ेगा। लेकिन अब आगे बढ़िए 5 के पास, तो 5 के पास, इसके पास फास्फोरस के पास अब क्या देखेते हैं कि ये 5 जो है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है इसके लिए, फास्फोरस के लिए, लेकिन इसका जो वाइलेंसी होगा ये 5 नहीं होगा, कितना होगा 4, क्योंकि 3, क्यों, क्योंकि इसको अब 8 पूरने के लिए सिर्फ 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा अब एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे किसी से, मतलब 3 को एक्सेप्ट कर लेगा और ये खुद के 8 बना लेगा। ये अब 5 किसी को डोनेट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि 4 से हमेशा कम होगा, 4 होगा या 4 से कम होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें 4 है या 4 से कम है। अगर 4 से आपको ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि आपको अगर वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा आ गया तो 8 में से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाइलेंसी बच जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे वाइलेंसी इजकल टू कितना, तो 8 माइनस में क्या कर लेंगे, जब 4 से ज़्यादा होगा तब, जब वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो 4 से ज़्यादा हो तब के केस में क्या करेंगे 8 माइनस क्या कर लेंगे तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। समझ गया बात। तो यही पे चीज़ हम यहाँ पे किए हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्या किए 8 माइनस में कितना 5 किए, तो हमें क्या 3 निकल के आया है ना, तो ये 3 क्या हो गया वाइलेंसी हो गया। अब ये चीज़ क्लियर है ना, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ यहीं पे नहीं कई सारा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ों का आप क्लियर रखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यही यहाँ वैलेंसी से डिवाइड करना था, आप समझ गए होगा। चलिए मोल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए मोल कंसेप्ट भी एक ऐसा चीज़ है ना कि मैं काफ़ी टाइम कन्फ्यूजन देखा हूँ, और मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही है कि आप ध्यान से मन लगा के एक बार देखिए 1 मिनट के लिए बस, जस्ट उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे 10 सेकंड के बाद, अभी कुछ और बात करते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप अपने पड़ोसी को बोले, घरे गए और पड़ोसी को बोले कि हमने 1 दर्जन सामान लिया है। तब पड़ोसी ने क्या समझा, सामान के बारे में तो कुछ पता नहीं, आप सीधे बोले 1 दर्जन लिए। तब पड़ोसी ने क्या समझा कि भाई 1 दर्जन लिया है, इसके मतलब उसके दिमाग में कितना ख्याल गया कि 12 तो लिया ही लिया है, 12 यूनिट, 1 दर्जन का मतलब 12 यूनिट। अब यहाँ पे आप 1 दर्जन के साथ अब क्या केला लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 केला हो जाएगा। समझ गए बात। अगर आप 1 दर्जन मतलब कुछ और लगा दीजिए, आम लगा दीजिए, 1 दर्जन आम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 आम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे दर्जन बोले ना तो इसका मतलब 12 तो दिमाग में आ गया। अब इसके साथ अब जो चीज़ लगाइएगा वो इसके साथ भी लग जाएगा। इसके साथ आम लगाइएगा तो आम लग जाएगा 12, केला लगाइएगा तो केला लग जाएगा। आप कुछ भी 12 लगा लीजिए ना वही चीज़ लग जाएगा। समझ गए बात ना। अब चलिए हम आपको मोल समझाते हैं, एकदम डिफिनिट दिमाग में जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं उसी तरह से क्या होता है कि मोल, 1 मोल
1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना, तो 23 यूनिट्स होता है। अगर आप इस बात को याद रखते तो आपको सब बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या बोलेगा कि 1 मोल एटम, क्या बोलेगा, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। तो आपको क्या करना है कि 6.023 इंटू में 10 टू दी पावर 23 क्या, एटम्स। यहाँ अगर लिखेगा 1 मोल्स, जैसे हम एटम लिखें तो 1 मोल्स मोलिकूल अगर लिख देगा, 1 मोल मोलिकूल्स, तो आपको फिर क्या लिखना है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या, तो मोलिकुल्स। भैया यहाँ आपको जे चीज़ लिखेगा ना मोल्स के साथ, वही आपको क्या है 10 टू दी पावर कितना 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 लगा करके, और वही चीज़ यहाँ आपको चिपका देना है, जैसे हम केला वाला और आम वाला आपको बताए थे, समझ गए। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये चीज़ें हमको दिमाग में याद रखना है। और इसके साथ बुक में तो एक ही दिया गया, लेकिन हम आपको 3 बताते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला हम आपको बुक में जो दिया गया वही दिखा देते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे दिया गया बुक में जो फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा इसके ऊपर छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनता है जो हम आपको कराएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है कि जो हमें मास गिवन है, हमारे अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी के अंदर निकालना है तो नंबर ऑफ मास गिवन है उस मोल का, उसमें हम क्या करेंगे कि उसका जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से जो उसका होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और जब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से गुना कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। अब बात समझे, हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये तो फॉर्मूला याद हो गया। अब आपको यहाँ पे हमेशा ये क्या है, जैसे कि यहाँ मास के फॉर्म में दिया है, तो आपको यहाँ पे मास के फॉर्म में नहीं दे करके और फॉर्म चेंज कर सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में भी दे सकता है। बिल्कुल, जिस चीज़ का मास है उसका तो वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम देगा तो यहाँ पे भी आपको क्या वॉल्यूम कर देगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, तो जो गैस है, आइडियल गैस है, उसी के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ आपको पूछ ले अगर नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको क्या यहाँ लिखना, यहाँ पे लिखा आपको फॉर्मूला मिलेगा क्या कि वॉल्यूम किसका, तो उसी का एट किस पे, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। और बटे में आपको क्या, तो 22.4 लीटर से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ लीटर में मापा जा रहा है, और किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका जो होता है वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस के लिए ये चीज़ें फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको इसी से सोल्यूशन होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा एगो एग्जाम्पल भी देकर के आपको निकाल के भी बता देते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पे कि हम आपको दे दिए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोले कि फाइंड, हम आपको नीचे पेज है तो बता देते हैं, यहाँ पे यहीं पे बता देते, देखिए कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बोले, और किसका निकालने के लिए बोले कि 120 ग्राम किसका, कैल्शियम का, 120 ग्राम कैल्शियम। आपको कैल्शियम का पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है। ये चीज़ें कई बार एग्जाम में लिख के भी देता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं देता है, तो आपको पता भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होगा, हम पूछ रहे हैं आपको क्या कि नंबर ऑफ, आप हमको मोल्स निकाल करके बताइए कितना मोल्स होगा किस में, तो 120 ग्राम किस, कैल्शियम में। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है ना, तो इसी को देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, 120 ग्राम गिवन है, जो यहाँ पे मास गिवन है उसी चीज़ को डालते हैं, तो 120 ग्राम हो गया। बटे में क्या, तो इस कैल्शियम का किसका लेना है, मोलर मास या एटॉमिक मास, इस कैल्शियम का, तो कितना 40। तो आपको यहाँ क्या पता चला कि सर इसका जो हो गया कितना, तो 3 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो 3 मोल्स हो गया। अब हम आपको बोले कि भाई नंबर ऑफ मोल्स तो आप हमको बता दिए, आप हमको ये बता दीजिए कि इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर आप पीछे तो बताएं अभी कि 1 मोल्स इक्वल टू कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या, एटम होता है, मतलब मोल्स होता है, यहाँ पे वो मोल्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अब एटम लगाएंगे कि एक, मतलब यहाँ पे हमें 3 मोल्स था, तो यहाँ हम 1 मोल्स इक्वल टू कितना है, तो 3 मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 मोल्स इक्वल टू कितना, तो 3 इंटू में 6.023 इंटू में 10 टू दी पावर 23। और यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम एटम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एटम, हम यही चीज़ आपको बोले थे ना कि हम इसमें अब नंबर ऑफ एटम पूछेंगे, तो यहाँ 3 मोल में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ लगा लेंगे। क्योंकि जब हम केला पूछ रहे थे तो आप यहाँ केला लगा रहे थे, आम पूछ रहे थे तो आम लगा रहे थे, उसी तरह से अब हम यहाँ एटम पूछ रहे हैं 3 मोल में, तो यहाँ 3 से आपको गुना कर देना और एटम लगा देना है। समझ गए बात को, क्लियर ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये जो बुक में लिखा है ना, इसको आप PDF में पढ़िएगा तो आपको आधा दाएँ जाएगा आधा बाएँ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इसको कोशिश कीजिए समझने का। चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे देखिए, आपका फिजिकल और केमिकल चेंज आ गया। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है हमेशा कि आप इसमें ऐसा चेंज होता है कि इस चेंज को आप फिर से रिवर्स भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में रिवर्स लेकर के नहीं आते। इसका एक लाइन का डिफिनीशन है, हम आपको थोड़ा पढ़ देते हैं। देखिए, इन ए फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर चेंज, लाइक कैसा, तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका हार्डनेस चेंज हो जाएगा, डेंसिटी, ये सब चीज़ें चेंज होगा, ठीक है। लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम फिजिकल चेंज कर रहे थे, केमिकल क्यों हो रहा है? अगर हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में क्यों मापे, है कि नहीं। चलिए इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, बॉयलिंग हो गया, मतलब ये सब इसका एग्जाम्पल है। आप ये सब चीज़ों को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब केमिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे आपको, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं कि बैक नहीं जा सकते। जैसे कि बर्निंग हो गया, आप कोई भी सामान के लीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि थोड़ा सा छोटा सा आपके पास एक लकड़ी है, इसको जला दीजिए, जब जिसको जला दीजिएगा तो क्या राख बन जाएगा, राख बन गया ना। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसको अब हम राख को फिर से लकड़ी बना सकते नहीं ना। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब रिटर्न नहीं ला सकते हैं, समझ लिए। अब देखिए, अब यही फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है डेटिज में कि कैन बी यानी कि इन्वर्टेड ऑब्टेन्ड ओरिजिनल सबस्टेंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन कह रहा है, मतलब हम बहुत सारा ऐसा फिजिकल चेंज होता है जिसको हम ला भी सकते हैं रिटर्न और नहीं भी ला सकते। जैसे कि सपोज कीजिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपके केतली में पानी है, आप आपके क्या है, यहाँ पे ल दिए, आप आग दिए, तो यहाँ पे वेपर बन के उड़ने लगा, लेकिन इस वेपर को आप क्या किए, स्टोर कर लिए कहीं पे। जब इसको आप स्टोर कर लिए तो इसको फिर से, इसको टेम्परेचर को जब डाउन कीजिएगा तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो कैंडल होता है, मोमबत्ती को देखे ना, मोमबत्ती को ऐसे होता है, ठीक है, इसमें ये लगा रहता है, ये जलते रहता है। जब ये मोमबत्ती जल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, जलने के बाद ना थोड़ा सा यहाँ लास्ट में यहाँ मोम बच भी जाता है। तो जो चीज़ें इसमें से उड़ गया वो कैसा हो गया, तो केमिकल चेंज हो गया, हम उसको नहीं ला सकते। लेकिन जलने के बाद जो मोम थोड़ा सा बन गया, इसके और फिर से आप इसको धागा के साथ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से ये चीज़ें जलेगा। तो मतलब ये हमारा जो बचा हुआ जो पोर्शन रह गया जलने के बाद, ये हो गया फिजिकल चेंज। और ये कैसा होगा, जो उड़ गया, ये केमिकल चेंज। समझ गए होइएगा बात को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये चीज़ें। देखिए ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, व्हाइल बॉइलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, एक साइड आपके पास गाँव में एगो पोखर है, ठीक है, यहाँ पे पोखर है, पोखर पौंड, इंग्लिश वाले भाई साहब के लिए पौंड है और हिंदी वाले भाई साहब के लिए पोखर है, पोखर है, ठीक है। और एक आपके पास, आप अपने घर में क्या किए, गैस के ऊपर क्या किए, केतली चढ़ा दिए, इसमें पानी डाल दिए, ठीक है, केतली में पानी डाल दिए। अब यहाँ से आप देखते होइएगा क्या कि इस पोखर से भी आप देखिए कि बारिश के मौसम में यहाँ तक पानी रहता है, लेकिन धीरे 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 गर्मी जब आता है ना, मार्च अप्रैल मई जून जाता है तो इसमें पानी नीचे घट जाता है। इसका पानी कैसे घट गया, इसका पानी भी उड़ा, लेकिन इसके अंदर क्या बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर आया क्या, नहीं ना आया, लेकिन पानी उड़ गया। तो यही इसी पानी उड़ने को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। मतलब एट एनी टेम्परेचर, ये चेंज तो हो गया लिक्विड से गैस में, लेकिन किसी टेम्परेचर पे हो गया। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं था, मतलब मतलब रेंडम टेम्परेचर पे जो चीज़ें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पोखर में देखते हैं एग्जांपल, तो ये इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप केतली में पानी चढ़ाएं, आपको लगता है क्या 5 मिनट के अंदर अगर आप नीचे से गैस नहीं जलेगा तो पानी उड़ जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर वो होगा भी तो इतना माइनर लेवल पर होगा जिसको आप कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या देते हैं, गैस देते। अब इसमें पानी उबलना तब शुरू होता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। मतलब हम पीछे जो बताएं आपको कि PATM जो प्रेशर होता है आउटसाइड के, उसके प्रेशर के इसमें बराबर हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है केतली का प्रेशर, तब जाकर के ये उबलना शुरू होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। समझ गए बात? चलिए दोनों चीज़ क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये डायरेक्ट क्या करता है कि मतलब सॉलिड से लेकर के और गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप कभी अगर पूजा में देखे होइएगा ना, तो वो जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, हमको अभी याद नहीं है, कपूर बोलते हैं, हाँ कपूर बोलते हैं। तो उसको देखिए, जब उसको पंडित जी जलाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट क्या होता है, देखिएगा, वो पिघल करके थाली में नहीं आता है, वो डायरेक्ट जलते रहता है और गैस में कन्वर्ट होते रहता है। मतलब क्या, सॉलिड से सीधे गैस में। उसको क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेशन बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, तो नेफ्थलीन और एक ये है, ठीक है, दोनों देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह से क्या है
कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ लिक्विड इनटू कैसा सॉलिड इज ए फ्रीजिंग पॉइंट। एट फ्रीजिंग पॉइंट आप देखते हैं जैसे कि आप अपने फ्रिज के अंदर पानी डालते हैं गर्मी के महीना में तो बर्फ बन जाता है, फिर आप आराम से उसको ठंडा ठंडा यूज करते हैं। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ सॉलिड इनटू में लिक्विड। जैसे मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, इसको अगर हम 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएगा। तो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पे हो रहा है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि अब सॉलिड है, बर्फ है, ठीक है, इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर दे दिए, 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिए, 2 डिग्री का टेम्परेचर दे दिए, तो क्या होगा, पिघलना शुरू होगा, पिघल जाएगा। समझ गया। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का आपका थ्योरी, ठीक है। आपको मैं पूरे कोशिश किया उस समझाने का और आप समझ भी गए होइए। ये देखिए आपको जितना भी सब्जेक्ट है ना सब इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ CRM इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ नहीं है। जब आपको एग्जाम में नंबर लेकर के आइएगा तो सिर्फ वहाँ पे मैटर आपका नंबर करेगा, आप किस सब्जेक्ट से लेकर के आए हैं मैटर नहीं करेगा। तो ये भी आपको 6 से 7 नंबर दिला करके जाएगा। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आप अगर पूरा ध्यान दे के पढ़ते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। इसमें अब कुछ जो बचा है वो क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है। हम इसको कल आपको सुबह में दे देंगे, अभी देंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम आपको कल सुबह में दे देंगे। जो थ्योरी हम आपको अभी कराए हैं ये आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अच्छे से कमेंट करिए, ताकि हम आपके कमेंट का इंतजार भी करते हैं, ठीक है। तभी हमें पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, हम कंटेंट आपके लिए बढ़िया से ढूंढ भी पाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका भी जॉब लगेगा तो आप क्या उम्मीद रखिए कि गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छा सैलरी दे, उम्मीद रखिएगा कि नहीं रखिएगा। तो इसीलिए जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप ही से हमारा उम्मीद है कि आप हमें एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कितना 2 सेकंड 5 सेकंड का काम है, लेकिन हमें उसे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर मोटिवेशन और गाइड कर सके, आपको बेहतर से बेहतर सब्जेक्ट को पढ़ा सके, ठीक है। तो दोस्तों इस बात पर आप नहीं जाइएगा कि सर आपके चैनल पर व्यू कम आता है। व्यू कम इसलिए क्योंकि अभी अपना चैनल नया है, अभी तुरंत ही क्रिएट हुआ है इसलिए, नहीं तो जो लोग देखते हैं काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं आप लोग, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।